जय हिंद बच्चों। हम लोग पिछले क्लास में एससीएस ऑनलाइन में आपको बताए थे कि आपको चक्रीय प्रवाह क्या होता है। सबसे पहले आप सभी को जय हिंद। आप सभी अच्छे होंगे, मुझे उम्मीद है कि आपने पिछले वीडियो को सही से देखा होगा। और मैं आपको बता दिया कि मैं जो आपको यहाँ पढ़ाने आया हूँ एक ही एम लेकर कि मुझे सफल होने में ज्यादा समय लग गया और मैं आशा करूंगा कि जितना समय मुझे लगा उतना समय आपको सफल होने में ना लगे। इसीलिए मैंने इस एससीएस ऑनलाइन को एम भैया ने शुरू किया, एम जाने शुरू किए सर ने। क्यों? क्योंकि गांव के हर बच्चा अपने सफलता को क्या कर पाए, जल्दी से जल्दी ले पाए। तो भाई आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, एम झा सर के सपने को साकार करें, अपने मम्मी पापा के सपने को साकार करें, जिससे हम लोग को खुशी होगा कि हम लोग का स्टूडेंट बहुत कम समय में शिखर पर पहुंच गया, जहां पहुंचने में हम लोग को थोड़ा सा ज्यादा वक्त लगा। तो चलिए हम लोग इसमें इस पूरे अर्थव्यवस्था का मुख्य पाठ आज आप पढ़ रहे हैं। क्यों? कहीं ना कहीं पैसा के लिए। आज हम पढ़ा रहे हैं क्यों? कहीं ना कहीं पैसा के लिए। तो ये अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक है। मान लेते हैं अभी हम एक रिक्शा पे बैठे, रिक्शा वाले से बढ़िया से बातचीत किए और बातचीत करने के बाद उनको बोले लास्ट में, देखिए भैया हमारा व्यवहार कितना अच्छा लगा, आपको पैसा नहीं देंगे। तो क्या वो रिक्शा वाला मुफ्त में हमको इस क्या पूर्णिया से क्या कहते हैं जनता चौक से गिरजा चौक छोड़ देगा? मतलब एक डिस्टेंस 1 किलोमीटर छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा ना। तो कहीं ना कहीं दुनिया में उस रिक्शे वाले को भी अपने परिवार को चलाने के लिए पैसा चाहिए, हमको भी अपने परिवारों को चलाने के लिए पैसा चाहिए। आप भी कल जब कब आपका परिवार है, कब तक मम्मी पापा पे आप आश्रित रहेंगे? आपको भी क्या चाहिए? कहीं ना कहीं पैसा चाहिए। तो ये हमारा अर्थव्यवस्था किस पे टिका है? मुद्रा पर। आज इसी मुद्रा को लेकर आए हैं हम लोग। तो आप ध्यान पूर्वक इस वीडियो को सही से देखें कि ये मुद्रा क्या होता है। सबसे पहले कि इसमें हम लोग क्या लिखे हैं कि चैप्टर का नाम है मुद्रा। ठीक है, मुद्रा के बारे में आपको पता होगा, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं 10th कर ही आप 11th 12th में आए हैं। हम लोग 10th में पढ़े हैं, मुद्रा में एक पार्ट था वस्तु विनिमय प्रणाली। क्योंकि आपको पता होगा भविष्य को हम लोग तभी कर पाते हैं जब पास्ट के गलतियों को कुछ हम जान लेते हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे कि मुद्रा तो बाद में आया, बहुत बाद में आया। आप अपने पूर्वजों से पूछेंगे तो पहले के समय में क्या था। जैसे मान लीजिए अभी हमको एक शर्ट की जरूरत थी, मेरे पास शर्ट नहीं है। तो अगर हम ये शर्ट किसी से लेने जाते, अभी के टाइम में क्या है, दुकानदार को पैसा देते, हमको शर्ट देता। पहले का समय क्या था, अगर किसी को शर्ट था तो पूछता था क्या आपके पास पैंट है, क्या आपके पास चावल है। चावल के बदले लोग शर्ट ले लेता था, गेहूं के बदले दाल ले लेता था, क्योंकि पहले मुद्रा नहीं चलता था। पहले की जो प्रथाएं थी वो कैसी प्रथाएं थी? तो वो था आपका वस्तु विनिमय प्रणाली। पहले क्या चलता था? वस्तु विनिमय प्रणाली चलता था। ये क्या होता है वस्तु विनिमय प्रणाली? तो इसके बारे में अगर हम लोग जाने कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है, तो पहले मुद्रा नहीं था और जीवन में कहीं ना कहीं मान लीजिए हमको, जैसे कि अभी बाइक अगर मेरे पास नहीं है, हम टेम्पू से कहीं जाएंगे, टोटो से कहीं जाएंगे, तो टोटो से उतरेंगे, 10 रुपया भाड़ा होगा, हम उसको 10 रुपया देंगे। पहले के समय में ये नहीं होता था, टोटो वाला पूछ लेता था आप जाएंगे, तो टोटो वाला से लोग पूछता था आप इसके बदले में क्या लीजिएगा? बोलता था हमको गेहूं। उसके पास गेहूं होता था तो वो चढ़ता था, नहीं तो दूसरे टोटो वाले का इंतजार करता होगा। एक एग्जांपल, अलग बात है कि पहले टोटो नहीं चलता होगा, पहले लोग जहाज से जाया करते थे, पहले लोग एक रिक्शा हुआ करता था, घोड़ा गाड़ी इसको टमटम कहा करते थे, वो साधन हुआ करते थे। तो पहले के समय में क्या चलता था? वस्तु विनिमय प्रणाली चलता था। और अभी क्या चलता है? मौद्रिक प्रणाली, मतलब मुद्रा चलता है। क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली एवं मौद्रिक प्रणाली में क्या अंतर है। 10th के बच्चे भी अगर कोई आपके घर में है, यह चैप्टर 10th में भी है। 10th 12th और नौकरी के जितने भी एग्जाम हैं, सारे एग्जाम में मुद्रा चैप्टर आपको मिलेगा। तो यहां पर सबसे पहले देखिए आखिर वस्तु विनिमय के जगह पर मौद्रिक प्रणाली क्यों आया? कोई ना कोई तो वजह होगा। तो सबसे बड़ा बात क्या था?
कि दोहरा संयोग का अभाव था वस्तु विनिमय प्रणाली में। आप कहिएगा कि यह क्या कहते हैं, दोहरा संयोग क्या होता है? जैसे हम यहां से हमको गाय चाहिए और हमको गाय चाहिए और हमारे घर में भैंस है, तो पहले तो हम ये ना खोजेंगे कौन व्यक्ति है जो भैंस बेचने वाला है और साथ में उसके पास गाय होना चाहिए, तभी तो उसको हम क्या करेंगे, मान लीजिए उसको भैंस दे देंगे और भैंस देकर हम उससे क्या ले लेंगे, गाय ले लेंगे। ऐसा संयोग मिलता नहीं था। जैसे कि एज ए एग्जांपल हम अभी पूर्णिया में पढ़ा रहे हैं, हमारा अपना घर सुपौल जिला है। अगर यहां से हम अपना घर जमीन को बेचना चाहेंगे, पहले के समय की बात करें, हम पहले सुपौल जाते, सुपौल जाकर पूछते कोई ऐसा व्यक्ति है जो पूर्णिया में जमीन लेना चाहते हैं और हमको सुपौल में देना चाहते हैं। पूरा सुपौल घूमते, मिलता कि नहीं मिलता बहुत ही कठिन था। तो पहले क्या था, दोहरे संयोग का अभाव था। जबकि मौद्रिक प्रणाली में ऐसा नहीं है। आपको क्या जमीन बेचना है, पैसा लीजिए और जमीन दीजिए, आपको जहां जाना, अमेरिका में भी लेना है तो आप अमेरिका में भी ले सकते हैं। तो पहला आपसे पूछा जाएगा वस्तु विनिमय प्रणाली के दोषों को बताएं, या वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं, मौद्रिक प्रणाली से आप क्या समझते हैं, दोनों में अंतर क्या है। सारा क्वेश्चन आपको इतने दूर में क्या हो जाएगा, अभी क्लियर हो जाएगा। सेकंड हमारा क्या है, इसमें क्या था, संचय में कठिनाई था। कहिएगा कैसे संचय में कठिनाई था। अभी हम पैसा कमा रहे हैं, कमा कर हम बैंक में जमा कर रहे हैं। पहले तो बैंक हुआ नहीं करता था क्योंकि पैसा ही नहीं हुआ करता था। लोग गेहूं उपजाता था, क्या गेहूं लोग 10 साल तक जमा करके रख सकता था? लोग 500 गाय खरीद कर, क्या 500 गाय रख देता, मेरे पास इतना बड़ा संपत्ति है, गाय आज ना कल तो क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो पहले क्या था, संचय में कहीं ना कहीं कठिनाई थी। अभी संचय में कोई कठिनाई नहीं है, आप पैसा बैंक में जमा कर दीजिए। उससे भी आपको लगता है इनकम टैक्स का छापा लग जाएगा, तो आप क्या जमीन वगैरह सब कुछ खरीद कर आप कहीं ना कहीं रख लीजिए। तो संचय में अभी कठिनाई नहीं है। थर्ड क्या लिखे हैं, मापक का अभाव। जैसे मान लीजिए हम मान लीजिए कि एग्जाम्पल में हमको एक कलम चाहिए, तो कलम चाहिए और हम लोगों को बोल रहे हैं कि कोई व्यक्ति हो जो कलम, और हमारे पास क्या है, हमारे पास साइकिल है। तो अब तो हमारे पास, हमको बहुत जरूरी है कलम लेना, उसको साइकिल देना पड़ेगा। जो सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है साइकिल दोगे तबे कलम देंगे, हम ले सकते हैं, तुमको दे सकते हैं। अब सोचिए साइकिल का दाम कितना है और कलम का दाम कितना कम है। तो पहले क्या था, मापक का अभाव था। कोई व्यक्ति बहुत फायदा में हुआ करता था, कोई व्यक्ति बहुत ही क्या होता था, घाटा में हुआ करता था। चौथा क्या है, वस्तु विभाजन में कठिनाई। अब कोई व्यक्ति बकरी बेच रहा है, गाय खरीद रहा है, तो गाय तो पूरा नहीं देगा, बोलेगा आधा गाय को काटेंगे क्योंकि गाय बहुत बड़ा हो गया। अब आप ये बताइए, कोई आप धर्म या विशेष पढ़ना लें कि इस बात को, मतलब एग्जाम्पल में बताना चाह रहे हैं आप सिर्फ। अब उस गाय को अगर लोग काटेगा तो क्या काटने के बाद क्या उसका कोई अस्तित्व रह जाएगा? अगर वो भैंस ही बेचना चाहेगा, आधा बोलेगा बकरी देंगे, जितना वजन इसका होगा उतने वजन तुमको देंगे, आधा भैंस देंगे, आधा भैंस लेकर लोग क्या करेंगे? तो इस प्रकार से पहले क्या था, वस्तु विभाजन में भी क्या था, कठिनाई था। इसलिए कहा जाता है जहां आवश्यकता होगी वहां आविष्कार जरूर होगी। अगर आपके अंदर पढ़ने की भूख है, आप पढ़ेंगे तो आज न कल आपका रिजल्ट भी पक्का है। तो आज कल वस्तु विनिमय प्रणाली में कठिनाई थी, लोगों ने सोचा और आज क्या आ गया, मौद्रिक प्रणाली आ गया। दोनों में आप अंतर समझ रहे हैं। आगे देखिए इसमें क्या लिखा है कि मुद्रा के क्या क्या कार्य हैं। तो मुद्रा के क्या कार्य हैं, मुद्रा दो तरह के कार्य को करता है। करता तो है बाबूरे 3 तरह का कार्य, लेकिन मुख्य 2 तरह के कार्य को करते हैं। पहला है प्राथमिक कार्य और दूसरा क्या है आपका, द्वितीयक कार्य। द्वितीयक को हम लोग क्या कहते हैं, सहायक या गौण कार्य कहते हैं। क्या है प्राथमिक कार्य? क्वेश्चन में पूछता है कि मुद्रा के प्राथमिक कार्य कौन से हैं, दोनों में से ये रहेगा या तो एक ऑप्शन रहेगा इनमें से दोनों। पहले क्या है, विनिमय का माध्यम है। मुद्रा क्या है, विनिमय। हम अभी बाइक से आए, पेट्रोल पंप जाएंगे, पेट्रोल भराएंगे, पेट्रोल के बदले में उसको क्या देंगे, हम पैसा देंगे। तो मुद्रा से क्या हुआ, विनिमय हुआ। मुद्रा से क्या हुआ, विनिमय, मतलब हम लोग कहीं ना कहीं एक सामान को खरीदे। दूसरा क्या है, मूल्य का मापक है। हम अभी अगर पेट्रोल भराएं तो मीटर में 100 या 100 रुपया, तो हम उसको कितना रुपया देंगे, 100 रुपया देंगे। तो आजकल कहीं ना कहीं मूल्य का क्या है, मापन है। हम ये शर्ट खरीदने गए और देखे इस पे प्रिंट लिखा हुआ था 420 रुपया, तो हम दुकानदार को कितना रुपया देंगे, 420 रुपया देंगे। उसी को कहा जाता है मूल्य का मापक है, जो पहले के समय में नहीं था। ये कैसा कार्य है, इसका प्राथमिक कार्य है, विनिमय का माध्यम है और मूल्य का क्या है, मापक है।
इसका गौण कार्य मतलब हो गया और भी इसका कार्य है, उनमें से एक है भुगतान का मांग। यहां पर क्या होगा, यहां पर भुगतान होगा, भुगतान का माप। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, भुगतान करते हैं, किसी चीज को पैसा को चुकाते हैं, कर्ज लिए थे तो हम क्या करते, चुका सकते। मूल्य का संचय करते हैं, संचय मतलब हम लोग जमा कर सकते हैं। पहले के टाइम में लोग पैसा जमा, लोग के पास गेहूं था, चावल था, मकई था, लोग जमा करके नहीं रख सकता था। आगे है मूल्य का हस्तांतरण। हस्तांतरण आपको बताए थे एग्जाम्पल में कि अब हम अभी पूर्णिया में हैं, हमको सुपौल में जाकर क्या करना है, फिर से रहना है, तो हमको यहाँ के जमीन को तो बेचना होगा, और पहले खोजना पड़ता था, आज खोजने की कहीं बारी नहीं है। हस्तांतरण के लिए कोई भी पैसा व्यक्ति देगा, हम उससे पैसा लेंगे, हम अपना जमीन उसको यहाँ दे सकते हैं। तो आज इसका ये क्या हो गया, सहायक कार्य। तो प्राथमिक कार्य क्या क्या है, आप हमारे साथ बोले। हम हर वीडियो में चर्चा किए, आपके हम ऑफलाइन के टीचर हैं, आप हमें ऑफलाइन के टीचर एक्सेप्ट करें, आप ज्यादा इसको समझ पाएंगे। तो पहले बताइए आप, प्राथमिक कार्य में क्या क्या है, तो विनिमय का माध्यम है और मूल्य का क्या है, मापक है। और गौण कार्य में क्या क्या है, भुगतान का मान है, मूल्य का संचय है, और मूल्य का क्या है, ये हस्तांतरण है। ठीक है, आप जब इतने अच्छे तरीकों से पढ़ के जाएंगे तो कोई भी बच्चे कह देंगे कि जरूर कहीं ना कहीं ये नीतीश सर का स्टूडेंट रहा होगा जो बारीकी से एक चीजों को आज सीख कर आया होगा। नेक्स्ट देखिए, यहां पर हम क्या लिखे हैं कि मुद्रा का परिभाषा, अलग अलग व्यक्ति ने अलग अलग तरीके से क्या किया, मुद्रा को परिभाषित किया है। जैसे कि सबसे पहले यहां पर लिखा है कि कोलवर्ग, क्या नाम लिखा हुआ है, कोलवर्ग साहब ने क्या बताया, कोलवर्ग ने कहा मुद्रा मूल्य मापक एवं भुगतान का क्या है, साधन है। कहा जाता है जो परिभाषा जो दिया उसमें आप चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, आपको ऐसे ही याद करना होगा। एग्जाम में आएगा मुद्रा के परिभाषाओं को लिखें, तो मुद्रा क्या है बता देंगे, और तब सबसे पहले लिखेंगे कोलवर्ग के अनुसार मुद्रा मूल्य का मापक है, और मुद्रा मूल्य का क्या करता है, भुगतान का साधन है। भुगतान हम आपको एग्जांपल में अभी तुरंत बताए थे, ऊपर लिखा हुआ था भुगतान गौण कार्य में, तो भुगतान का क्या है, यह साधन है। आगे है हटले विदर्श, जो इस बार बीपीएससी का एग्जाम दिए होंगे टीचर वाला, इसमें एक क्वेश्चन पूछा था, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, ये बात किसने कहा था, ये बात कहा था किसने, हटले विदर्श ने। किसने कहा था, हटले विदर्श ने कहा था मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। अभी हम आपको नोट में लिख के 500 रुपया दे देंगे, बोलेंगे जाइए, क्या एक कागज में लिखकर, तो क्या दुकानदार वाला लेगा वो कागज में लिखा हुआ 500, मानेगा वो 500 है। तो मुद्रा वह है जो किसका काम करे, मुद्रा का काम भी करे। तो ये बात किसने कहा था, हटले विदर्श साहब ने कहा था। थर्ड परिभाषा दिया है किसने, नैप ने। किसने दिया है, नैप ने दिया है। नैप ने क्या कहा कि वही वस्तु मुद्रा है जिसको राज मतलब देश, देश मतलब हमारे देश का आरबीआई, जिसको आरबीआई मुद्रा घोषित करेगा वही क्या है, आपका मुद्रा है। तो नेप की परिभाषाएं हैं, कोई वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित है वही क्या है, मुद्रा है। राज्य मतलब यहां नेशन, राज्य मतलब केंद्रीय बैंक। आप केंद्रीय बैंक क्या है, बैंक के बारे में इसके बाद का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हमारा है व्यापारिक बैंक एवं केंद्रीय बैंक, उसमें हम लोग जानेंगे कि यह मुद्रा को कौन कौन घोषित करता है, पैसा कैसे पता करते हैं कौन पैसा नकली है कौन असली है, और किस कागज का यूज हम लोग 20 रुपया में करते हैं, किस कागज का उपयोग हम लोग 500 वाले में करते हैं। ये सब सारे हम लोग अगले इसके बाद के वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो पहले मुद्रा जानेंगे तभी तो मुद्रा में अंतर कर पाएंगे। तो नेप साहब ने क्या कहा कि कोई वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित है वही क्या है, मुद्रा है। तो एक और व्यक्ति आया, इसका नाम क्या है, सेलिगमैन। सेलिगमैन ने कहा कि जिसे सर्वग्राहिता प्राप्त है, मतलब ऑल बॉडी एक्सेप्ट, जिसको सब व्यक्ति कहे। जैसे कि हम लोग मान लीजिए एक नोट निकालेंगे और नोट निकालकर हम कहते हैं कि ये 500 रुपया है, तो हर कोई कह सकते हैं कि नहीं ये 500 है। तो जिसको सब व्यक्ति स्वीकार करता है वही क्या होता है, मुद्रा होता है। तो सेलिगमैन ने कहा जिसे सब व्यक्ति स्वीकार करे, ऑल बॉडी एक्सेप्टेड, सभी व्यक्ति इसको क्या करे, स्वीकार करे, वही क्या होगा, मुद्रा होगा। और दो व्यक्ति और इसको परिभाषित किए, एक का नाम है किन्स। किन्स ने क्या कहा मुद्रा के बारे में, जिसे देकर ऋण चुकाया जाए, क्रय शक्ति का संचय किया जाए। मतलब जो पैसा देंगे, बोलेंगे लीजिए मेरा कर्जा खत्म हो गया, वही चीज क्या है, आपका मुद्रा है। ये बात किसने कहा,
किन्स ने कहा, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, किन्स ने क्या कहा, जिसे देकर ऋण चुकाया जाए या क्रय शक्ति, हम लोग जो सामान खरीदते हैं क्रय शक्ति का संचय किया जाए, वही क्या है आपका मुद्रा है। समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट और एक परिभाषा दिया किसने, मार्शल साहब ने, सबसे बड़ी परिभाषा दी, बोला मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर पूरी दुनिया चक्कर लगाती है। मतलब मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर विज्ञान चक्कर लगाता है। पैसा अगर ना रहे तो फिर आपको पता चलेगा कि दुनिया क्या है। तो यही बात किसने कहा, मार्शल साहब ने कहा कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर पूरा विज्ञान ही नहीं बल्कि उन्होंने एक शब्द बताया था, पूरा संसार किसके ओर चक्कर लगाता है, तो मुद्रा के चारों ओर चक्कर लगाता है। कहीं ना कहीं लोगों का अंतिम सोच मुद्रा है। वो डायरेक्टली आपको कह नहीं पा रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो समाज में लोग अच्छे से बातचीत आपसे कर रहा है। हो सकता है कल वो नेता बनना चाहता होगा, जीत जाएंगे तो पैसा कमाएंगे, आपसे व्यवहार करने का कहीं ना कहीं मकसद उनका नेता बनना है। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में रहता है मुद्रा कमाना। ये बात किसने कहा, मार्शल साहब ने। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर आपका विज्ञान क्या करता है, चक्कर लगाता है। क्लियर है सारी परिभाषा से। नेक्स्ट उनके बाद इसमें क्या दिया है, एक नोट आप ये ध्यान रखिएगा कि सिक्का जो पहली बार प्रयोग हुआ था वो 600 से 700 ईस्वी पूर्व में कहां पर यूज हुआ था, लीडिया में। लीडिया कहां पड़ता है, तुर्की में। एक बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि पहली बार सिक्का का प्रयोग कहां हुआ, या पहली बार सिक्का का प्रयोग 600 से 700 ईसा पूर्व में हुआ। कहां पर हुआ, तो लीडिया में हुआ, जो वर्तमान में कहां पर पड़ता है, तुर्की में पड़ता है। नेक्स्ट आगे है, मुद्रा क्या है, तो साख, सबसे पहले होता है साख मुद्रा। एक होता है मुद्रा, एक होता है साख मुद्रा। जैसे कि मान लेते हैं आप एग्जांपल में गांव सब में देखते होंगे, लोग को अगर सूद ब्याज पे पैसा लेना होता है, उसी को हम लोग कहते हैं साख मुद्रा। तो लोग क्या करता है, गिरवी पे अपना जमीन रख देता है, गिरवी पे सोना रख देता है, चांदी रख देता है, कोई मतलब आभूषण रख देता है, अपना जमीन का कागज रख देता है, और उसके बदले में वो क्या करता है, उससे पैसा ले लेता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, साख मुद्रा। साख के बारे में अच्छे से हम लोग अगले चैप्टर में जब हम लोग जानेंगे बैंक के बारे में, तो वहां हम लोग जानेंगे ये साख क्या होता है। आगे टाइप 4 में क्या दिए हैं, मुद्रा पूर्ति, जो कि इस चैप्टर का मुख्य और अंतिम पार्ट भी माना जाता है। इसमें मुद्रा का कि मुद्रा पूर्ति क्या है, सप्लाई, कैसे मुद्रा आगे बढ़ता है ना। तो ये जो आपके सिलेबस में दिया गया है M1, M2, M3 और M4, मतलब मुद्रा के कहीं ना कहीं क्या है, 4 हमारे साधन हैं। क्या क्या है, पहला क्या है M1, दूसरा क्या है M2, M3 और क्या है M4। M1, M2, M3, M4। यह कब तक चला था, तो 1998 तक चला है, फिर चेंज हो गया है, ठीक है ना। तो फिलहाल हम लोग को जानना है कि पहला M1 क्या है। M1 में आपको कभी कभी सूत्र पूछता है C प्लस DD प्लस OD। ये C प्लस क्या मतलब, जनता के पास जो पैसा है, बैंकों के पास जो पैसा है, RBI के पास जो पैसा है, वो सारा पैसा किसके अंतर्गत आ जाएगा, M1 के पास। मतलब जनता के पास रखी राशि साथ में बैंकों के पास रखी राशि क्या होता है, M1 होता है। इसमें मेन क्या है, जनता के पास रखी। M2 में क्या है, M1 में जो सब आया वो तो होगा ही, साथ में डाकघर के पास जो पैसा जमा है वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, M2 में। आपको एग्जाम रहेगा कि M2 मुद्रा पूर्ति में क्या आता है, तो आपको ऑप्शन में रहेगा M1 प्लस डाकघर, या ये तीनों चीज के साथ डाकघर। कोई कोई डाकघर में भी अकाउंट खुलवाता है ना, पोस्ट ऑफिस अकाउंट भी आप देखे होंगे। तो M1 के साथ जब डाकघर में जो पैसा जमा करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो क्या कहला जाएगा, आपका M2 कहला जाएगा। M3 क्या होता है, तो M1 के साथ जब हम लोग क्या मिलाए, डाकघर, तो बन गया M2। और M1 के साथ जब बैंक के पास सावधि जमा, अब ये सावधि जमा क्या होता है, ये भी हम अगले चैप्टर में जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप जाने सावधि जमा, जो हम 6-6 महीना या 1-1 महीना पर जमा करते हैं, निकालने का अवधि फिक्स होता है। जैसे हम लोग LIC खोलते हैं, LIC में हम लोग क्या करते हैं कि पैसा जमा किए, तुरंत हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, कुछ समय पूरने के बाद आप पैसा ले सकते हैं। तो वही हुआ M1 के साथ बैंक के पास जो सावधि जमा हुआ उसको ऐड करेंगे तो क्या कहला जाएगा, M3। और M4 क्या हुआ,
M3 में जब हम डाकघर के पास जो पैसा है उसको जोड़ लेंगे तो वो क्या कहला जाएगा, आपको M4 दे देगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज को समझे होंगे कि मुद्रा पूर्ति 4 तरीके से होता है। क्या क्या होता है ये 4 तरीके से, तो M1, M2, M3 और M4। आगे है उच्च मुद्रा शक्ति। उच्च मुद्रा शक्ति मतलब किसको कहते हैं, तो जनता के पास जो चलन पैसा है, सरकार और आरबीआई के पास जो सारे चीजों को ऐड कर दें, मतलब पूरा पैसा, वो क्या कहला जाता है, उच्च मुद्रा शक्ति कहलाता है। अगर कोई आपसे पूछे या एग्जाम में आपसे पूछा जाए उच्च मुद्रा शक्ति क्या है, तो जनता के पास, सरकार के पास, आरबीआई के पास जितने भी चीज जमा है राशि, वो सारे क्या कहला जाएंगे, उच्च मुद्रा शक्ति कहला जाएंगे। इसलिए H बराबर होता है C+R। ठीक है, आगे हम लोग लिखे हैं टाइप 5 में कि मुद्रा के स्थैतिक एवं गंत्यात्मक 2 तरह के कार्य हैं। मुद्रा के 2 कार्य हैं, एक है आपके स्थैतिक कार्य और दूसरा क्या आपका गत्यात्मक कार्य। स्थैतिक मतलब क्या, जो स्थिर रहता है, जो परिवर्तन योग्य नहीं है, और गत्यात्मक मतलब होता है जो कहीं ना कहीं डायनामिक बदलेगा, उसको कहते हैं हम लोग गत्यात्मक। तो स्थैतिक क्या है, जो अर्थव्यवस्था का संचालन तो करते हैं किंतु उसमें गति उत्पन्न नहीं होता है। जैसे विनिमय का हम लोग माध्यम, तो विनिमय अभी हम लोग 500 रुपया लेकर घर से निकले तो क्या जाते जाते वो 600 रुपया हो जाएगा, क्योंकि उसका विनिमय का उसका मान ही कितना है, 500 है। तो ये क्या है आपका विनिमय का कहीं ना कहीं, इसको क्या कहते हैं, स्थैतिक कार्य। मूल्य का मापक है, आपके ऊपर लिखा हुआ है 500 रुपया, तो आप दुकानदार को कितना रुपया देंगे उस सामान का, 500 देंगे। ये क्या हो गया इसका स्थैतिक कार्य, और हस्तांतरण वगैरह भी किसके अंतर्गत आता है, स्थैतिक कार्य के अंतर्गत। आगे है गत्यात्मक कार्य। गत्यात्मक मतलब क्या हो गया, जैसे आज आप पैसा कमाने गए, 1 महीना बाद 2 महीना बाद आपका सैलरी बढ़ेगा। आप रोजगार करने के लिए गए, आज आप 200 रुपया कमा रहे हैं, कब आप 400 रुपया भी कमाइएगा। वो मुद्रा का कैसा कार्य है, आपका गत्यात्मक कार्य है। और मुद्रा के स्थैतिक, सबसे इंपॉर्टेंट, मुद्रा के स्थैतिक एवं क्या है गत्यात्मक के बारे में किसने बताया, तो ये बताया है पॉल एलिस ने। पॉल एजिस ने कहा मुद्रा को 2 भागों में बांटा गया है, एक है आपका स्थैतिक कार्य और एक है आपका गंत्यात्मक कार्य। स्थैतिक कार्य और गंत्यात्मक कार्य। तो चलिए, तो हम लोग ये देख लिए कि पॉल एलिस ने क्या कहा। इन्होंने बताया कि मुद्रा को जो है 2 भागों में बांटा गया, एक है आपका स्थैतिक और एक है आपका गत्यात्मक। ठीक है, और नेक्स्ट इसके बाद क्या है, आगे है आपके कुछ क्वेश्चन, आपने क्या क्या पढ़ा, तो तुरंत में हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि इस चीज को तुमने बता दिए हैं तुरंत में कि वस्तु विनिमय के क्या क्या शर्त है। तो वस्तु विनिमय क्या था, आवश्यकता सीमित था, लोग ज्यादा कुछ सोच नहीं सकता था क्योंकि पैसा चलता नहीं था। विनिमय क्षेत्र सीमित था, आर्थिक क्षेत्र से लोग पिछड़ा हुआ था क्योंकि पैसा नहीं चलता था। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तु विनिमय में क्या लाभ था। तो वस्तु विनिमय क्या था, बहुत ही सरल प्रणाली था कि एक सामान देना है दूसरा सामान लेना है, तो कोई तरह का ज्यादा झंझट नहीं था। लोग अपने आवश्यकता की बात किया करते थे, आपसी सहयोग में वृद्धि करता था, साथ में आर्थिक असमानताएं नहीं थी, क्योंकि पैसे नहीं था तो घमंड किस बात की, तो इसलिए वहां पर क्या था, आर्थिक असमानताएं नहीं थी। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है वस्तु विनिमय प्रणाली में कौन सी कठिनाई थी। आपको बताए थे दोहरा संयोग का अभाव था, विभाजन में अभाव था, मूल्य मापक का अभाव था। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में सभी। अगला क्वेश्चन है मुद्रा विकास का सही क्रम क्या है। मुद्रा में क्या क्या आया, पहले आया वस्तु मुद्रा, फिर आया धातु मुद्रा, फिर आया पत्र मुद्रा, अभी क्या आ चुका है, साख मुद्रा। विश्वास पर भी पैसा को ले सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। हम आपको बताए थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात बताए थे हार्टली विदर्स ने। पहला वीडियो जब हम बनाए थे तो वहां पर हमने थ्योरी सही दिया था, कहीं ऑब्जेक्टिव बोलने में एक जो जगह क्या हो गया था, मिस्टेक हो गया था। तो अब थ्योरी देकर उसको क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं।
नेक्स्ट है मुद्रा के प्राथमिक कार्य के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है। मुद्रा के प्राथमिक कार्य आपको बताए थे, ऑप्शन ऐसा ही रहेगा। ये भी बताए थे आपको कि विनिमय का माध्यम और मूल्य का माध्यम या मूल्य का संचय। गौण कार्य क्या क्या है? भुगतान कर सकते हैं, संचय कर सकते हैं और साथ में क्या कर सकते हैं? हस्तांतरण कर सकते हैं। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त विज्ञान चक्कर लगाता है। ये बात किसने कहा है? ये बात मार्शल साहब ने कहा है। ऑप्शन नंबर सी। मुद्रा का क्या क्या कार्य है? क्या मुद्रा विनिमय का माध्यम है? हम आपको पेट्रोल का एग्जांपल दिए थे। मुद्रा का मापक है, उसमें भी बताए थे 100 रुपया देंगे तो 100 का पेट्रोल देगा। और ये मूल्य का क्या है? संचय, हम जमा करके रख सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। आगे है मुद्रा के कार्य। तो मुद्रा के कार्य क्या है? तो मुद्रा के कार्य में सम्मिलित हैं। कौन कौन कार्य है? मूल्य का निर्धारण करता है तो करता है, मूल्य संचित करता है, विनिमय का माध्यम है, इनमें से सभी। 11 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, आप सही से देखें और इसका जवाब आप खुद से कमेंट में दें कि मुद्रा वह वस्तु है। अब इसके तीनों है, क्या ये तीनों बात मुद्रा पे एक्सेप्ट होता है? आप इस वीडियो, चूंकि मुद्रा हमारा अर्थव्यवस्था का चीज है, अच्छे से देखें। नेक्स्ट वीडियो हम लोग आरबीआई मुद्रा की पहचान और साथ में कौन सा बैंक कैसा कार्य करता है, इनके बारे में बताएंगे। ठीक है, जय हिंद बच्चों।